दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की ये जो स्टोरी है ये एक मॉरल स्टोरी है, एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है किंग विक्रमादित्य। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसको नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। विक्रमादित्य वॉज आ ग्रेट किंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब आप पास्ट में ऐसा कोई भी वाक्य बनाए जहाँ पर वॉज या वर का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप कोई सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो इस तरह का वाक्य है, तो यदि वो पास्ट में है तो उसको सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है, और यदि वो प्रेजेंट में है तो उसको सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? विक्रमादित्य वॉज आ ग्रेट किंग, मतलब राजा विक्रमादित्य थे वो एक महान राजा थे, या कह सकते हैं जो विक्रमादित्य एक महान राजा थे। ही वॉज नॉन फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब किसी भी वाक्य में वॉज या फिर वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो जो इस तरह का वाक्य है वो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। और ये नो की थर्ड फॉर्म है नॉन। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज नॉन, मतलब कि उन्हें जाना जाता था फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस। सेंस ऑफ जस्टिस का मतलब होता है न्याय की समझ। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही वॉज नॉन फॉर हिज सेंस ऑफ जस्टिस, मतलब क्या हुआ इस लाइन का कि उन्हें उनकी जो न्याय के लिए जो समझ थी उसके लिए उन्हें जाना जाता था। वन डे ही हैड गॉन फॉर अ वॉक बाय द साइड ऑफ ए रिवर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा कोई भी वाक्य जहाँ पर हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है कि जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर ये पता चले कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी, तो वहाँ पर हेड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन डे, एक दिन, ही हैड गॉन फॉर ए वॉक। वॉक का मतलब होता है चहलकदमी या फिर टहलना। ही हैड गॉन फॉर ए वॉक मतलब वह टहलने के लिए गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? बाय द साइड ऑफ ए रिवर। मतलब रिवर की तरफ, रिवर की एक तरफ वो मतलब कि नदी के एक तरफ वो टहलने के लिए गए हुए थे। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक दिन वह वॉक करने गए थे, मतलब टहलने के लिए गए हुए थे बाय द साइड ऑफ ए रिवर, नदी के किनारे, या कह सकते हैं नदी की तरफ। ही फाउंड द प्लेस वेरी ब्यूटीफुल। ही फाउंड द प्लेस वेरी ब्यूटीफुल। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो सेंटेंस है इस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। और ये जो वर्ड है FIND, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड। फाइंड का मतलब होता है पाना। तो यदि आप इसको इस तरह से पढ़ते हैं, ही फाउंड द प्लेस वेरी ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब यहाँ पर पाना के रूप में नहीं है, क्योंकि फाइंड का मतलब लगना भी होता है। तो यहाँ पर इसका मतलब है लगना, और उसकी सेकंड फॉर्म में लगा। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही फाउंड द प्लेस वेरी ब्यूटीफुल, मतलब उन्हें, या कह सकते हैं उनको,
और प्लेस का मतलब होता है स्थान या फिर जगह, मतलब कि उन्हें ही फाउंड द प्लेस वेरी ब्यूटीफुल, मतलब उन्हें वो स्थान बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस लाइन का जो अर्थ हुआ, जो जैसे मैंने आपको बताया, आमतौर पर फाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ को पाना, और सेकंड फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है लगना, तो इसका लगना के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ही फाउंड द प्लेस वेरी ब्यूटीफुल, मतलब उनको, या कह सकते हैं उन्हें, वो स्थान बहुत सुंदर लगा। ही ऑर्डर्ड हिज प्राइम मिनिस्टर टू बिल्ड आ ब्यूटीफुल पैलेस देयर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही ऑर्डर्ड हिज प्राइम मिनिस्टर, मतलब क्या हुआ इस अर्थ लाइन का? ही मतलब उन्होंने आदेश दिया, हिज प्राइम मिनिस्टर अपने प्रधानमंत्री को, टू बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बनाना, बनाने के लिए, अ ब्यूटीफुल पैलेस, एक सुंदर महल, देयर, वहाँ पर। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही ऑर्डर्ड हिज प्राइम मिनिस्टर टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल पैलेस देयर, मतलब कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री को आदेश दिया वहाँ पर एक सुंदर महल बनाने के लिए। चलिए आगे देखिए। द प्राइम मिनिस्टर वेंट अलोंग विद द लेबरर्स टू स्टार्ट बिल्डिंग द पैलेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, जिसका मतलब होता है जाना। द प्राइम मिनिस्टर वेंट अलोंग विद द लेबरर्स, मतलब जो प्रधानमंत्री थे वो लेबरर्स के साथ, लेबर का मतलब होता है काम करने वाले जो मजदूर, उन्हें लेबर कहा जाता है, और ये प्लूरल नाउन है लेबरर्स। तो क्या इस लाइन का अर्थ हुआ? द प्राइम मिनिस्टर वेंट अलोंग विद द लेबरर्स, मतलब जो प्रधानमंत्री थे वो मजदूरों के साथ गए, टू स्टार्ट बिल्डिंग द पैलेस, महल को बनाना शुरू करने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो प्रधानमंत्री थे वो मजदूरों के साथ गए, टू स्टार्ट बिल्डिंग द पैलेस, मतलब कि महल को बनाना शुरू करने के लिए। बट लेकिन सून ही केम बैक टू द किंग विक्रमादित्य, और ये कम की सेकंड फॉर्म है। कम बैक मतलब वापस आना, केम बैक मतलब वापस आ गया। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? बट लेकिन, सून जल्दी ही केम बैक टू किंग विक्रमादित्य, मतलब जल्दी ही वह राजा विक्रमादित्य के पास वापस आ गए, एंड सैड, और कहा, योर मजेस्टी, क्या मतलब? वो मजेस्टी का मतलब है महाराज, योर मजेस्टी मतलब कि महाराज, जस्ट वेयर द पैलेस इज टू बी बिल्ट देयर इज अ पुअर ओल्ड वुमेन्स हट। क्या अर्थ हुआ? योर, तो इस लाइन का क्या मतलब है यहाँ तक कि वो जल्द, मतलब कि सून ही केम बैक, मतलब जल्द ही वो राजा विक्रमादित्य के पास वापस आ गए। उन्होंने उनसे क्या कहा कि महाराज, जस्ट वेयर द पैलेस इज़ टू बी बिल्ट, मतलब ठीक उसी जगह जहाँ पर ये जो पैलेस है, जो महल है, उसको बनाया जाना है। देयर इज़ अ पुअर ओल्ड वुमेन्स हट, और दोस्तों यहाँ वुमेन के बाद एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, जिसका मतलब होता है काके की, और हट का मतलब झोंपड़ी। तो उन्होंने क्या कहा? देयर इज़ ए पुअर ओल्ड वुमेन्स हट, मतलब उस जगह पर, वहाँ पर एक गरीब बूढ़ी महिला की झोंपड़ी है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने राजा विक्रमादित्य से क्या कहा कि महाराज, जस्ट वेयर द पैलेस इज़ टू बी बिल्ट देयर इज़ ए पुअर ओल्ड वुमेन्स हट, मतलब ठीक उसी जगह, मतलब ठीक उसी स्थान पर जहाँ पर महल को बनाया जाना है, वहाँ पर एक गरीब बूढ़ी महिला की झोंपड़ी है। इट विल रूइन द ब्यूटी ऑफ द पैलेस। क्या अर्थ हुआ दोस्तों? रूइन का मतलब होता है बिगाड़ देना, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? इट विल, और ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इनडेफिनेट का सेंटेंस है। जब आप फ्यूचर इनडेफिनेट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। इट विल रूइन मतलब ये बिगाड़ देगा, द ब्यूटी सुंदरता को, ऑफ द पैलेस महल की। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इट विल रूइन द ब्यूटी ऑफ द पैलेस, मतलब ये महल की सुंदरता को बिगाड़ देगा, बर्बाद कर देगा। चलिए आगे देखिए। द किंग सैड मतलब कि राजा ने कहा, टेल हर टू लीव द प्लेस एंड इन रिटर्न शी विल बी गिवन गोल्ड कॉइन एंड अनदर प्लेस टू लिव इन। क्या मतलब हुआ? चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। द किंग सेड, जो राजा थे उन्होंने कहा,
टेल हर टू लीव। दोस्तों टेल का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए किसी को कहना, और ये जो हमारा वाक्य है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर किसी तरह का आदेश दिया जाता है, तो इस तरह का जो वाक्य है उसे इम्पेरेटिव वाक्य कहा जाता है, जिसे हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहा जाता है। और लीव का मतलब होता है लीव का मतलब होता है छोड़ना, कहीं किसी जगह को छोड़ना, रवाना हो जाना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? द किंग सेड, राजा ने कहा, टेल हर टू लीव द प्लेस, मतलब उसको वो स्थान छोड़ने को कहो। एंड इन रिटर्न मतलब बदले में, एंड इन रिटर्न मतलब बदले में, शी विल बी गिवन गोल्ड कॉइन। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है शी विल बी गिवन, ये फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब आप फ्यूचर इंडेफिनेट में कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर विल बी का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में, जैसा यहाँ पर किया गया, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर सकते हैं। जब भी आप फ्यूचर इंडेफिनेट में पैसिव वॉइस में कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर विल बी का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? शी विल बी गिवन गोल्ड कॉइन, मतलब उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। एंड अनादर प्लेस, और एक और जगह दी जाएगी। एंड अनादर प्लेस टू लिव इन, वहाँ रहने के लिए। टू लिव इन मतलब रहने के लिए, निवास करने के लिए। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि जो राजा थे उन्होंने कहा टेल हर टू लीव द प्लेस एंड इन रिटर्न शी विल बी गिवन गोल्ड कॉइन एंड अनादर प्लेस टू लिव इन, मतलब कि उसे वो जगह छोड़ने को कहो और बदले में शी विल बी गिवन गोल्ड कॉइन, उसे सोने के सिक्के दिए जाएंगे। एंड अनादर प्लेस टू लिव इन, और एक और अनादर प्लेस मतलब एक और मतलब जगह दी जाएगी, स्थान दिया जाएगा, टू लिव इन रहने के लिए, निवास करने के लिए। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे द ओल्ड वुमेन मेट द किंग एंड सेड, क्या मतलब हुआ? द नेक्स्ट डे मतलब कि अगले दिन, द ओल्ड वुमेन मेट द किंग, और ये मीट की सेकेंड फॉर्म है, और ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है, मतलब कि अगले दिन द ओल्ड वुमेन मेट द किंग, जो बूढ़ी महिला थी वो राजा से मिली। एंड सेड, और कहा, आई विल नॉट लीव माई हट। दोस्तों यहाँ एपेस्ट्रोफी के बाद डबल एल लगाया गया, तो जब भी एपेस्ट्रोफी के बाद डबल एल आता है तो ये मतलब है कि यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया, और ये भी हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट का नेगेटिव वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? आई विल नॉट लीव माई हट, मतलब मैं अपनी झोंपड़ी को नहीं छोड़ूंगी, या मतलब मैं अपनी झोंपड़ी को नहीं छोड़ूंगी। इट्स माई डैड हस्बैंड्स होम, और इट्स का मतलब है इट इज़, मतलब इट इज़ माई डैड हस्बैंड्स होम। और ये क्या मतलब हुआ इस लाइन का? और यहाँ भी हस्बैंड के बाद एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया। इट्स माई डैड हस्बैंड्स होम, मतलब ये मेरे जो डैड हस्बैंड है, मतलब जो मरे हुए कह सकते हैं, जो मेरे मृतक पति हैं, उनका ये घर है। नथिंग कैन मेक मी लीव दैट हट, नथिंग कैन मेक मी लीव दैट हट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। नथिंग कैन मेक मी लीव दैट हट मतलब मुझे से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझसे ये झोंपड़ी को छुड़वा सके, या खाली मतलब छुड़वा सके, खाली करवा सके। आगे देखिए। द किंग रियलाइज्ड द ओल्ड वुमेन्स इमोशंस, क्या मतलब हुआ? दोस्तों रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का एहसास होना, बोध होना, किसी चीज़ का पता लगना, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? और यहाँ तक आपको स्टोरी समझ ही आ गई होगी। जो बूढ़ी महिला थी वो राजा साहब के पास गई, उनसे मिली, और उसने क्या कहा कि मैं अपनी जो झोंपड़ी उसको नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये मेरे जो मृत पति हैं उनका ये घर है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। नथिंग कैन मेक मी लीव दैट हट, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो मुझसे इस झोंपड़ी को छुड़वा सके। द किंग रियलाइज द ओल्ड वुमेन्स इमोशन, जो राजा थे वो उस बूढ़ी महिला की जो इमोशंस थे, मतलब जो उसकी भावनाएं थी, उसको वो समझ गए, उसका उन्हें एहसास हुआ। सो इसलिए ही लेट इट रिमेन, रिमेन का मतलब होता है किसी अवस्था में बने रहना। सो ही लेट इट रिमेन, इसलिए उन्होंने उसे वैसे ही रहने दिया। एवरीवन प्रेज्ड द किंग, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, और सेकंड फॉर्म है एवरीवन प्रेज्ड द किंग। विक्रमादित्य सेंस ऑफ जस्टिस, तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? एवरीवन प्रेज्ड द किंग विक्रमादित्य सेंस ऑफ जस्टिस, मतलब हर किसी ने जो राजा विक्रमादित्य की जो न्याय की जो सेंस थी, समझ थी, उसकी उन्होंने प्रशंसा की।
तो दोस्तों ये आज की एक बहुत छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी और मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आज की इस स्टोरी में आपने कोई भी नया वर्ड सीखा हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।